नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी एक्टिव हो चुका है और 2019 जो मेंस है उसका भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी 2021 का जो पेपर है वो अप्रैल में होने वाला है और उसी के तहत हम लोग आज का ये लेक्चर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो आइए ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की शुरुआत कैसे होती है और ऋग्वैदिक काल को आपको कैसे समझना है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे आप सभी लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते होंगे कि भारतीय इतिहास का जो 1500 से लेके 1000 बीसी का समय है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का जो समय है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, चलिए इस लेक्चर में समझते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सबको पता है कि वैदिक काल जो है यानी आपकी वैदिक सभ्यता, इसका जो समय है वो है 1500 से लेके 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। अब इस पूरे समय को, वैदिक काल के इस पूरे समय को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उनको इन दो टॉपिक में डाउट रहता है कि आखिर इसमें हम लोग कैसे अंतर करेंगे। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा है। इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो दो चीज़ों को समझ लीजिए। ये रहा आपका उत्तर वैदिक काल। अब ये उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो थोड़ा सा अलग है। इसका समय आपको याद रखना है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। और जो आपका ऋग्वैदिक काल का समय है वो आपको याद रखना है 1500 से लेके 1000 बीसी। ठीक है, 1000 बीसी, ये भी बीसी है यहाँ पर, इस बात को याद रखिएगा। अब इन दोनों टॉपिक को आप कैसे जो है बिल्कुल अलग करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि वैदिक काल में जिन लोगों की बात होती है वेदों में, वो हमारे जो लोग थे उनका नाम है आर्यन यानी आर्य। अब ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि ऋग्वैदिक काल में हम लोग चर्चा करते हैं 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो समय यानी लगभग 500 सालों का जो समय रहा है। तो इसमें जो आर्यों का राजनीतिक जीवन था वो कैसा था, हम लोग पहले ये पढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनका समाज कैसा था, इसका अध्ययन करते हैं। समाज के बाद हम देखते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यानी कि आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। और फिर हम इनके धार्मिक जीवन को समझते हैं। अब यदि यही सारी चीजें, ये आपने किसके बारे में पढ़ा, आर्यों के धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में। अब इस पार्ट में, क्योंकि आप सब जानते हैं समय के साथ चीजें बदलती हैं, जरूरी नहीं कि जो चीज 50 साल या 100 साल पहले थी वो वैसी ही बनी रहे। तो क्योंकि ये जो आर्य हैं, ऋग्वैदिक काल में इनका राजनीति, समाज और अर्थशास्त्र और यानी इकोनॉमी और धार्मिक जीवन अलग था। और उत्तर वैदिक काल में इनके प्रत्येक पहलू में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक रूप से ये ऋग्वैदिक काल में राजा कैसा होता था, क्या उसका काम होता था, तो ऋग्वैदिक काल का जो राजा होता था वो एक एक तरीके से उस पर पूरी तरीके से उसके पास शक्तियां नहीं होती थी। वो एक तरीके से नाम मात्र का शासक होता था। उसको कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी जो उस कबीले की थी। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में राजा के जीवन को समझेंगे तो यहाँ आपको राजा शक्तिशाली मिलेगा, उसके पास बड़ी बड़ी उपाधियां मिलेंगी, वो भूमि का स्वामी मिलेगा। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में भी यहाँ पर हमको चेंजेस मिलेंगे। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में जटिलता नजर आएगी। बहुत सारे अधिकार जो शूद्रों महिलाओं के थे, जो ऋग्वैदिक काल में थे, वो छीन लिए जाएंगे। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमी का मेन आधार क्या था? पशुपालन था। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर का महत्व बढ़ जाएगा। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ के सबसे बड़े देवता इंद्र, मित्र, इंद्र, अग्नि और वरुण हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में आपको परिवर्तन मिलेगा। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात होगी। यानी ऋग्वैदिक काल में भी हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में भी हम लोग आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आर्यों के जीवन में जो परिवर्तन आएंगे उनको हम लोग समझेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग प्रारंभिक आर्यों के जो जीवन को है वो जरा समझने का काम करते हैं। तो आज मैं आज की क्लास में आप लोगों को
आर्यों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन आपको समझाने वाला हूँ। चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का सोर्स क्या है। तो आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का सोर्स है केवल और केवल ऋग्वेद, और इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे अभी पूरी तरीके से स्थायी नहीं थे, कबीलों में रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कैसे थे, अस्थायी निवास करते थे यहां से वहां। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कि आर्य कहां से आए थे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं। ऋग्वैदिक काल में 5 आर्य कबीले हैं जिनको काफी सम्मान मिला है, इनका काफी नाम था। इन 5 आर्य कबीलों पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उनका नाम आपको बताना है। इन 5 आर्य कबीलों को पंचजन कहा जाता था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुरु, यदु, द्रहु, अनु और तुर्वश। यानी ये जो 5 कबीले हैं, इन 5 कबीलों को ऋग्वेद में पंचजन कहा गया है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किन 5 कबीलों को पंचजन कहा गया है। तो आप इसमें बताएंगे यदु, पुरु, अनु, द्रहु और तुर्वश। यदु, पुरु, अनु, द्रहु और तुर्वश, ये जो 5 कबीले हैं इन्हें जो है पंचजन ऋग्वेद में कहा गया है। ये जो पांचों राजा थे वो चंद्रवंशी थे। कौन थे? चंद्रवंशी थे। ययाति नाम के एक बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे, उनके 5 पुत्र थे। उन्हीं 5 पुत्रों के नाम पर जो है ये 5 कबीले बने थे। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। उन दोनों पत्नियों से इन 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, और बाद में इन 5 पुत्रों ने अपना अपना अलग कबीले बनाए, अलग अलग अपना राज्य बनाया। तो उन्हीं के नाम पर ये 5 कबीले आगे बढ़े थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में 5 कबीलों को क्या कहा गया है? पंचजन कहा गया है। देखिए ऋग्वैदिक काल में कबीलों में आपस में युद्ध हुआ करते थे, और युद्ध में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी, यहाँ पर एक 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, और इस 10 राजाओं के युद्ध को एक स्पेशली नाम दिया गया है, वो है दसराग युद्ध। तो अगर आपसे पूछा जाए दसराग युद्ध कहाँ लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो आपको बताना है ऋग्वैदिक काल में। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी। और इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास ने जो है 10 राजाओं को हराया था। मैं पहले भी इस युद्ध के बारे में आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था। तो दसराग युद्ध क्या था? देखिए बड़ा सिंपल सा, इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। दसराग युद्ध में क्या हुआ था कि एक तरफ जो है वो सुदास नाम के राजा थे। कौन थे? सुदास नाम के राजा। और उनके जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र। तो सुदास के जो पुरोहित थे विश्वामित्र, तो सुदास ने अपने पुरोहित को हटा दिया, और उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह पर वशिष्ठ को जो है अपना पुरोहित बना दिया। इससे सुदास जो है वो क्या होते हैं? नए पुरोहित के साथ काम करने लगते हैं, और विश्वामित्र जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। विश्वामित्र क्रोधित होकर जो है उनके दुश्मनों के पास चले जाते हैं, राजा सुदास के, और उसमें 5 आर्य और 5 अनार्य यानी टोटल 10 कबीलों को लेकर जो है वो सुदास पर हमला कर देते हैं। परंतु सुदास नाम के जो राजा थे वो क्या करते हैं? उन 10 कबीलों को हरा देते हैं। ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसका वर्तमान नाम रावी नदी है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है कि दसराग युद्ध किस काल से संबंधित है? ऋग्वैदिक काल। किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो आपको बताना राजा सुदास। इस घटना का विवरण ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसकी रचना की है महर्षि वशिष्ठ ने। ये मैं आपको ऋग्वेद में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर ऋग्वैदिक काल की, तो देखिए अब ऋग्वैदिक काल में क्या होता था बेसिकली, थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि ये एक कबीला है। ऋग्वैदिक काल में जो कबीला होता था, इस कबीले को जन भी कहते थे, जन या कबीला। ठीक है, अब क्योंकि ये जो लोग थे वो अस्थायी थे, यहां से वहां भटकते रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। प्रत्येक कबीले में एक राजा होता था, और ये राजा कौन होता था, इसको कैसे चुना जाता था? देखिए जन का ये प्रमुख होता था, इसीलिए इसे जनस्य गोप कहते थे, या जनस्य गोप कहा जाता है। यानी राजा का दूसरा नाम क्या है? जनस्य गोप। और ये जो जनस्य गोप है,
इस कबीले में दो ही चीजें होती थी। पहली चीज, सबसे ज्यादा होते थे पशु, जो इनकी इकोनॉमी का आधार थे, इनकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी थे, क्योंकि ये आज यहाँ तो कल वहां ऐसे भटकते रहते थे। और दूसरे थे इस कबीले के लोग। तो इस कबीले में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने में से एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो इनमें से योग्य होता था, उसको क्या करते थे, राजा चुनते थे। और इस राजा को उन्होंने दो काम दे रखे थे कि भाई यदि कबीले पर कोई खतरा आता है तो कबीले की रक्षा किसको करनी, आपको। तो कबीले की रक्षा करना है, और कबीले की रक्षा करना है मतलब यहाँ के जो पशु हैं उनकी रक्षा करना, और इस कबीले के लोगों की रक्षा करना है। तो क्योंकि ये राजा पशुओं का हेड होता था, यानी कबीले के सारे पशु इसके अधिकार में होते थे, इसीलिए इस राजा को गोपति कहते थे। आपने बहुत पढ़ा होगा, ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था वो क्या कहलाता था, गोपति कहलाता था। गोपति या जनस्य गोप इसके नाम होते थे ऋग्वैदिक राजा के, जिसके दो काम होते थे, एक अपने कबीले की रक्षा करना और एक अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, क्योंकि ये लोग परमानेंट नहीं रहते थे, इसीलिए इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था उस राजा का क्या कर्तव्य होता था, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना है कि प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था, जिसे जनस्य गोप क्या कहते थे, जनस्य गोप या आप गोपति बोल सकते हैं, गोपति या जनस्य गोप कहा जाता था। इस राजा के मुख्यतः दो कर्तव्य थे कि पहला, युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना है तथा कबीले के लोगों और पशुओं की रक्षा करना है। अब क्योंकि ये कबीला बड़ा होता था जिसमें कई सारे गांव शामिल होते थे, इसीलिए इस राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, और राजा की सहायता के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते थे। उन अधिकारियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक पुरोहित है, एक सेनानी और एक ग्रामणी है। पुरोहित राजा का मित्र और सलाहकार होता था, और राजा के पास सबसे इंपॉर्टेंट पद था। अगर कभी आपसे मान के चलिए ऋग्वैदिक काल में पूछ लिया जाए कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था ऋग्वैदिक काल में, तो वो पुरोहित था। राजा इसकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं करता था, कोई भी काम करना हो, युद्ध करना हो, शिकार करना हो, तो वो पुरोहित से सलाह लेता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सेनानी, क्योंकि ये सेना का प्रमुख होता था, इसलिए जो है सेनानी दूसरे नंबर पे काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कुछ अधिकारी और थे, जिसमें एक ग्रामणी था, यह ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। और कुछ और अधिकारी आपको मिलेंगे, जिसमें एक कुलप है जो परिवार का मुखिया होता था, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक पुरप होता था, पुरप माने होता है दुर्ग, और पुरप मतलब होता है दुर्ग का संरक्षक। एक स्पर्श नाम का अधिकारी होता था, ये गुप्तचर होता था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में स्पर्श कौन होते थे। ठीक है, एक सूत होता था जो रथ चलाता था, और एक है रथकार जो रथ बनाता था। याद रखिएगा, जब भी आप भूलें तो याद रखिएगा, महारथी जो कर्ण थे, यानी जो महाभारत काल में जिन कर्ण का उल्लेख मिलता है वो सूत पुत्र थे, क्योंकि उनके जो पिता थे वो रथ चलाते थे। सूत मतलब रथ चलाने वाला, और रथकार मतलब हाथ रथ बनाने वाला। ठीक है, याद रखना। चलिए, कुछ अधिकारी हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अब ऋग्वैदिक काल में आपने दो चीजों को अभी समझ लिया, अगर आपने ध्यान से सुना है। दो चीजें क्या है, एक तो आपको बताया कबीला क्या होता था और कबीले के राजा का काम क्या होता था। कबीले में सबसे इंपॉर्टेंट जो धन है वो है पशुधन। भूमि का यहाँ पर महत्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये लोग खेती नहीं करते थे। अब जो राजा है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पर परमानेंट कोई टैक्स सिस्टम नहीं है क्या कोई टैक्स सिस्टम नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास मुख्यतः पशु थे। तो राजा के पास अब आय का सोर्स क्या होगा? राजा को इनकम की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं थी। तो अब जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों के पास पशुओं से क्या आएगा? एक तो दूध होगा, एक तो दही होगा और घी होगा। इसके अलावा जो है सब्जी तरकारी होगी, भाजी सब्जी। तो यहाँ के जो लोग थे वो टैक्स के रूप में राजा को ये चीजें जो है देते थे। जैसे मान के चलिए, जो राजा है, जो कबीले के लोगों की रक्षा करता था, अपनी लाइफ को रिस्क पर लेता था, हर संकट के समय कबीले में आगे खड़ा होता था। तो ये जो लोग हैं, जब कबीले के राजा के पास जाते थे तो वो उसे गिफ्ट स्वरूप, यानी एज अ टैक्स के तौर पर अपने मन से, अपने घर से सामान लेकर जाते थे, दूध दही घी। अब कोई अगर ना ले जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो कर है, पहले तो आपको याद रखना है उसे क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में टैक्स को जो है बलीय भाग कहा जाता था। ऋग्वेद में इसके लिए वर्ड आया बलीय भाग।
ऋग्वैदिक काल में कर नियमित नहीं होता था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया नियमित नहीं होता था, यह ऐच्छिक होता था और आपकी मर्जी है कि आप टैक्स के तौर पे कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दे दीजिए। तो कबीला समझा दिया आपको, कबीला क्या होता था, कबीले में राजा का काम क्या होता था, राजा भूमि का मालिक था या नहीं, राजा को जनस्य गोपति कहते थे, टैक्स कैसा होता था ये मैंने आपको बता दिया। दो चीजें याद रखनी है, पहला कर जो है उसको ऋग्वेद में बलिया भाग कहा गया, दूसरा कर यहाँ पर परमानेंट नहीं था, रेगुलरली नहीं था, मर्जी पर निर्भर करता था। और टैक्स के तौर पर क्या दिया जाता था, दूध दही घी आदि को जो है राजा को दिया जाता था। कुछ प्रमुख अधिकारियों का नाम भी मैंने आपको बता दिया, राजा हो गया, कबीला हो गया, अधिकारी हो गया, टैक्स। अब आते हैं कि राजा को कंट्रोल कैसे किया जाता था, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कल के दिन तो ये मनमानी करेगा ना, कबीले में किसी के साथ भी गलत कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो इस राजा को कंट्रोल करने के लिए कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं थी, जैसे आपने देखा होगा वर्तमान सरकार को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं, अपोजिशन है जैसे कि, वैसे ही इस कबीले के राजा को कंट्रोल करने के लिए कुछ संस्थाएं थी। तो ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं थी, जिसमें सभा, समिति, विदत, इसके अलावा दो नाम और मिलते हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, एक है गण और एक है परिषद। गण और परिषद नामक संगठनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा और समिति और विदत सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सभा की अगर बात करें, ऋग्वेद में 8 बार इसकी चर्चा है। तो पहला प्रश्न यही है कि ऋग्वेद में सभा की चर्चा कितनी बार है, तो 8 बार आपको बताना है। यह श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी, यानी जो कबीले के गणमान्य लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया होता था, उनको इस सभा का मेंबर बनाया जाता था। इसकी तुलना वर्तमान राज्यसभा से की जाती है, और कभी अगर आपसे पूछा जाए तो सभा के इक्वल में आप चाहें तो मंत्री परिषद भी लिख सकते हैं, यानी मंत्री परिषद के इक्वल हुआ करती थी ये सभा, जो एक कबीलाई स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसका कार्य था न्याय करना एवं राजा की न्याय में सहायता करना। अब जैसे मैं आपको बताता हूं सभा क्या है। जैसे मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल दिया कि एक कबीला था और इस कबीले में मान के चलिए कि 1 लाख लोग हैं। तो क्या 1 लाख लोगों में सभी वृद्ध होंगे? मतलब 1 लाख लोगों में तो बहुत सारे लोग वृद्ध होंगे, श्रेष्ठ भी होंगे, लेकिन हमें इस कबीले में से केवल उन लोगों को सिलेक्ट करना है जिन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो। तो ऐसे श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों को मिलाकर एक संस्था बनाई जाती थी, जिसे कहा जाता था सभा, और इसके सभापति को यानी हेड को कहते थे सभापति। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उन्हें सभापति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या काम होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आए तो याद करिए महाभारत। महाभारत में जो राजा होता था उसके चारों ओर यानी उसके आसपास कुछ महारथी लोग बैठे होते थे, कुछ बड़े बड़े लोग बैठे होते थे। आपने सुना होगा कुरु सभा, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, है ना, कृपाचार्य, महामंत्री विदुर जैसे जो है महान लोग बैठा करते थे, जिनका एक समाज में अपना स्थान था। तो सभा मतलब है उस कबीले के श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों की संस्था जिन्होंने उस अपने कबीले में कुछ अचीव किया हो। इसे मंत्री परिषद भी आप बोल सकते हो। जनरली इससे जो प्रश्न बनते हैं वो 3 बनते हैं। नंबर 1, ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा है? 8 बार। किसकी सभा होती थी? तो श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। और तीसरा जो है कि इसकी वर्तमान जो है तुलना किससे कर सकते हैं? तो वर्तमान तुलना आप कर सकते हैं राज्यसभा से। इसका काम था राजा को न्याय में सहायता करना। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण संस्था थी जिसका नाम था समिति। ये समिति सभा से ज्यादा पावरफुल थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा आती है 9 बार। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि ऋग्वेद में सभा की चर्चा 8 बार है और समिति की 9 बार है। यह आम लोगों की संस्था थी, यानी जो कबीले के आम लोग थे, वयस्क लोग थे, जो वोट देने का अधिकार रखते थे। वोट देने से मतलब है बड़े जो लोग थे, वयस्क लोग थे, उनकी ये संस्था थी। इसकी तुलना हम करते हैं वर्तमान लोकसभा से करते हैं। किससे करते हैं? वर्तमान लोकसभा से इसकी तुलना की जाती है। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था लोमन्य, यानी लूट के धन का बंटवारा करना। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, राजा के निर्वाचन में भाग लेना और राजा को हटाने में। यानी राजा को राजा रखना है, राजा को राजा बनाना है, या राजा को राजा के पद से हटाना है, तो डिसीजन किसका माना जाता है? समिति का। मैंने यहां पर कहा है कि इसकी तुलना किससे करते हैं? वर्तमान लोकसभा से।
आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान में ज्यादातर ये होता है, यानी जनरली कि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कि नहीं होता है। यानी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री रहता है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। तो लोकसभा मतलब यहाँ पर समिति है, यानी समिति ही तय करेगी कि कौन राजा बनेगा और कौन राजा नहीं रहेगा। बात समझ में आई, इसीलिए इसकी तुलना लोकसभा से करते हैं। मान के चलिए कल के दिन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजा को चुनने या उसका निर्वाचन का अधिकार किसको था, समिति को था। ज्यादा पावरफुल कौन है, सभा या समिति? तो समिति ज्यादा पावरफुल इसलिए दिख रही है हमको क्योंकि ये राजा को हटाने में भाग लेती थी। एक और इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम है विदत। ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है 122 बार। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई सभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है या विदत? क्योंकि ऋग्वेद में जिस शब्द का जितनी बार उल्लेख है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यों की सबसे पुरानी संस्था का नाम क्या था? तो वो थी विदत, और इसका काम था धार्मिक सामाजिक न्याय करना। धार्मिक सामाजिक न्याय करना। तो मैंने आपको सभा बता दी है, समिति बता दी है, विदत बता दिया। गण परिषद भी कुछ संस्थाएं थी, उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमको नहीं मिलती। अब इसमें एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है, वो नोट तीनों के लिए, लेकिन यहां मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं सभा, समिति और एक और रह गया है, सभा समिति के अलावा आपको बताया विदत, इन तीनों में भाग लेती थी। यानी महिलाओं के पास यहाँ पर राजनीतिक अधिकार था। एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सभा, समिति और विदत में भाग लेने का अधिकार था? तो आप बताएंगे हाँ, महिलाएं उसमें भाग लेती थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना होती थी, स्थायी सेना नहीं थी। अस्थायी सेना को यहाँ पर मिलिशिया कहा जाता था। यानी जब भी कबीले को सेना की आवश्यकता होती थी तो कबीले के जो युवा लोग हैं उनको भर्ती करके युद्ध कर लिया जाता था और हमला कर दिया जाता था। तो आर्यों की जो अस्थायी सेना थी ऋग्वैदिक काल में, उसे मिलिशिया कहा जाता था। क्या क्या समझा दिया आपको? कबीला क्या होता है, राजा क्या होता है, राजा के अधिकारी, टैक्स सिस्टम आपको बता दिया, और राजा को कंट्रोल करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं भी आपको बता दी। उम्मीद है आपको यहाँ का ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है वो समझ में आया होगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी, वो भी समझ लीजिए। ऋग्वैदिक काल में क्या था? तो ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रशासनिक इकाई भी थी। प्रशासनिक इकाई आप जानते होंगे, जैसे वर्तमान में सबसे छोटी इकाई गांव है और सबसे बड़ी इकाई होती स्टेट, वैसे ही यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार और कुल। यानी ऋग्वैदिक काल में परिवार इतने बड़े थे कि वो एक प्रशासनिक इकाई के बराबर होते थे। कैसे? चार चार पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, जैसे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, तो ये माता पिता, ठीक है, यानी आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा और आपके बच्चे, और हो सकता है उनके भी बच्चे, तो लगभग 4 जनरेशन एक साथ रहती थी। पहली बात, जनरली 3 और मैक्सिमम 4 जनरेशन एक साथ रहती थी। 4 जनरेशन एक साथ रहने के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात थी कि पिता का परिवार और माता का परिवार दोनों एक साथ रहा करता था। तो संभवतः परिवार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और इसीलिए परिवार यहाँ की सबसे छोटी इकाई थी। और जो परिवार का मुखिया होता था उसे कहा जाता था कुलप। तो एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में कुल या परिवार का जो हेड होता था, अधिकारी प्रमुख, उसको कुलप कहते थे। फिर परिवार कई सारे मिलते थे तो कौन सी इकाई बनती है? ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको कहते थे ग्रामणी। कई ग्रामों से मिलकर बनता था विश, और विश का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहते थे विशपति। और कई विश से मिलकर बनता था जन या कबीला। जन या कबीला, और कबीले का जो प्रमुख होता था इसे कहते थे जनस्य गोपा, गोपति या विषामपति। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहाँ पर मैंने जोड़ा है, विषामपति। विषामपति राजा को कहा जाता था, ये राजा है और कोई नहीं है। क्यों कहा जाता था विषामपति? क्योंकि राजा कई विष का मालिक होता था। विष से मतलब है यहाँ पर तहसील से है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार आया है, 275 टाइम्स, और विष शब्द आया है 170 टाइम। 170 बार जो है विष शब्द की चर्चा की गई है, और 275 बार जो है वो जन शब्द की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार, जिसका प्रमुख अधिकारी कुलप, और ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी जन या कबीला, जिसका प्रमुख अधिकारी राजा या गोप या जनस्य गोप या विषामपति या गोपति। उम्मीद है आपको ऋग्वैदिक काल का जो है आपको ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन समझ में आया होगा।
अब ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बाद अगर हम बात करें तो आता है सामाजिक जीवन। समाज क्या होता है, समाज में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप पहले यही समझ लीजिए कि समाज क्या होता है। देखिए, जब जब समाज की बात आएगी तो आप अपने दिमाग में कुछ पहलुओं को रख लीजिए, खासकर जब आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपके बहुत काम आएगा। ये है समाज। जब आप किसी समाज को बताते हैं तो चार पांच जो है फैक्टर आपको दिमाग में रखने हैं कि पहली चीज तो इसमें आपको वर्ण व्यवस्था बतानी है कि इस समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, समाज में कौन कौन से वर्ण थे, क्या समाज में जाति पात था या नहीं था। तो दो चीजें तो ये हो गई कि जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाओं की दशा आपको पता होनी चाहिए, तब तो आप उस समाज के बारे में बता पाएंगे। महिलाओं की दशा के अलावा यहाँ की शिक्षा प्लस मनोरंजन प्लस खान पान, अगर आप इन पहलुओं के बारे में किसी सोसाइटी के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस समाज को अच्छे से समझते हैं। तो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, महिलाओं की दशा, शिक्षा, मनोरंजन और खान पान, ये सारी चीजों की चर्चा हमको समाज में करनी होती है। जिस प्रकार मैंने राजनीतिक जीवन में राजा, कबीला, टैक्स, वहां की प्रमुख संस्थाएं और वहां की सेना और संगठन के बारे में बताया, वैसे इन सभी बिंदुओं के बारे में बारी बारी से आपको बताने वाला हूं। अब देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ऋग्वैदिक जो समाज है उसकी जानकारी का सोर्स क्या है। तो आपको तो पता ही है कि भाई इस काल की पूरी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में समाज जो है, सामाजिक जीवन, वो रक्त संबंध पर आधारित था। ऋग्वैदिक समाज समता मूलक समाज था। समता मूलक का मतलब है कि यहाँ पर कोई भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें छुआछूत, जाति प्रथा का प्रचलन नहीं था, इक्वलिटी पर आधारित था। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और संपूर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एवं शूद्र में विभाजित था। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में आएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस काल में जो वर्ण है, उस वर्ण या जिसे हम जाति कहते हैं, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता था। यानी इसका मतलब समझ लीजिए। पहले तो मतलब क्या है, जैसे भाई आपने शब्द सुना है वर्ण, मैं पहले बता चुका हूं कि ऋग्वैदिक काल में इसके दो शब्द, इसके दो मतलब हैं, एक रंग और एक है चयन। यानी अगर आप ऋग्वैदिक काल में हो और जो आपने चुना, अपने लिए वर्ण किया यानी वर्ण किया, सिलेक्ट किया, वही आपकी जाति बन जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है लेकिन आपने हथियार उठा लिए तो आपको लोग क्षत्रिय कहेंगे, क्योंकि आप हथियारों के माध्यम से युद्ध करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऋग्वेद में लिखा है, मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ अन्न पीसने का काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि एक घर के तीन लोग हैं, एक कवि है, एक चिकित्सक है और एक अन्न पीसने का काम करती हैं। तीनों अलग अलग काम करती हैं। यानी यहाँ पर क्या है, कर्म प्रधान व्यवस्था है कि आप कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये दर्शाता है जब कहीं पर किसी भी समाज में कर्म प्रधान व्यवस्था होती है तो उसमें छुआछूत और भेदभाव नहीं होता। दूसरी बात है, आपने सुना होगा बहुत फेमस एक ऋषि थे जिनका नाम विश्वामित्र था। विश्वामित्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ब्राह्मण होंगे, लेकिन आप जानते हैं ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब क्षत्रिय कुल को, जब इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में, फिर आगे चलकर इन्होंने तपस्या की, साधना की और एक महर्षि बन गए थे। तो ये अपने कर्मों से क्या माने गए, कर्मों से ब्राह्मण माने गए। तो कुल मिलाकर आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, क्या ऋग्वैदिक काल में जाति यानी वर्ण का निर्धारण कर्म से होता था या जन्म से? तो आपको बताना है कर्म से होता था। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, महिलाओं की दशा पर। हालांकि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तावादी यानी घर के मुखिया पापा थे, फिर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। भारतीय इतिहास में इससे अच्छी महिलाओं की स्थिति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ लीजिए। इवन वर्तमान में अधिकार तो है लेकिन बुराइयां भी बहुत हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति महिलाओं की हमको देखने को मिलती। क्या क्या राइट्स है महिलाओं के पास? अभी आपको बताया, महिलाओं को सभा, समिति और विदत में भाग लेने का अधिकार था। सभा और समिति कौन सी संस्थाएं हैं? राजनीतिक संस्थाएं हैं। यानी यहाँ की महिलाएं राजनीति में भाग लिया करती थी बाकायदा। ठीक है, क्योंकि सभा और समिति में वो हिस्सा लेती थी। दूसरा, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार से मतलब मैंने आपको बताया होगा पुराने लेक्चर में, राइट टू एजुकेशन। उपनयन संस्कार जिस व्यक्ति का होता था उसे पढ़ने का अधिकार था। तो उपनयन एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। इस काल में कुछ विदेशी महिलाओं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला का नाम मिलता है। इस काल में समाज में
पुनर्विवाह, बहुपति विवाह, नियोग प्रथा और अंतरवर्णीय विवाह का प्रचलन था। अब ये मतलब क्या होता है? अंतरवर्णीय का मतलब है इंटरकास्ट मैरिज, यानी आप दूसरे वर्ण में विवाह कर सकते हैं, तो ये भी महिलाओं के लिए और दोनों के लिए पॉजिटिव बात है कि मतलब यहाँ बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बहुपति विवाह का मतलब महिलाओं के फेवर में है, महिलाएं एक से ज्यादा पति रख सकती थी। पुनर्विवाह का मतलब है कि आप विधवा होने के बाद, यानी आपकी अगर शादी टूट गई है या आपने तलाक ले लिया है, तो आप पुनर्विवाह कर सकते हैं। अब इसमें एक नियोग प्रथा है, तो नियोग प्रथा क्या होता है, जरा आप इसके बारे में सुन लीजिए। इस प्रथा की, देखिए वर्तमान में भी इस प्रथा का प्रचलन मिलेगा, लेकिन इसको ये नहीं कहा जाता कि ये नियोग प्रथा है। मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कोई महिला है और उसकी शादी हुई है, लेकिन उसका पति मर गया और उसके कोई संतान नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए ऋग्वैदिक काल में, ध्यान से सुनिएगा, पुत्र प्राप्ति के लिए ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अपने देवर से विवाह करने का अधिकार था, जिसे नियोग कहा जाता था। लेकिन इसमें कंडीशन ये थी, या तो पति की मृत्यु हो गई हो, या फिर पति जो है संतान को जन्म नहीं दे पा रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है पत्नी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। याद रखिएगा, ठीक है, नियोग प्रथा। आपने सुना होगा जो धृतराष्ट्र और पांडु थे, उनका जन्म नियोग प्रथा के माध्यम से ही हुआ था। महाभारत में जो धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म है, वो नियोग प्रथा के माध्यम से ही हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी जो बुराइयां थी, उनका प्रचलन नहीं था। अब आप इसको समझेंगे कैसे, जरा ये देखिए। अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो पहले पॉजिटिव चीजें देखिए। राजनीति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, इंटरकास्ट मैरिज का अधिकार है, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, पुनर्विवाह का अधिकार है, बहुपति विवाह, आप समझ रहे हैं, और नेगेटिव बात कोई भी नहीं है। नेगेटिव बात जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये दहेज प्रथा, ये सारी बुराइयां इस काल में हमको देखने को नहीं मिलती। देखिए ऋग्वैदिक काल में सारे अधिकार महिलाओं के पास थे, सिर्फ एक अधिकार नहीं था, जानते हैं वो क्या? वो था संपत्ति का अधिकार। यानी महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। ये एक माइनस पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी सारे जो पहलू हैं वो महिलाओं के पक्ष में आपको देखने को मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पर मुझे मिसिंग लग रहा है, अगर मिसिंग है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। अमाजू एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अमाजू क्या था, तो आपको याद रखना है कि अविवाहित रहने वाली महिलाएं, यानी एक ये राइट्स भी था महिलाओं को कि वो अविवाहित रह सकती थी, और अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यहाँ पर क्या वर्ड से यूज किया गया है? अमाजू। तो अविवाहित महिलाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अविवाहित रहने का अधिकार था, जिन्हें अमाजू कहा जाता था। तो क्या आपको महिलाओं की दशा समझ में आ गई? सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, सिर्फ एक नेगेटिव बात क्या है कि संपत्ति का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में क्या समझ में आया? जाति प्रथा, छुआछूत कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सब इक्वल हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जाति का निर्धारण कर्म से हो रहा था। आप किसी के भी घर में जन्म ले लो, जो आप काम करोगे वो आपकी जाति बन जाएगी। तो वो है क्या? वर्ण व्यवस्था कैसी थी आपको बता दिया। महिलाओं की स्थिति हो गई। अब आते हैं खान पान और मनोरंजन पर। खान पान की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ऑब्वियसली बात है, उस जमाने में जब ये अस्थायी थे, पशुपालन पर निर्भर थे, तो मांसाहारी होंगे, शाकाहारी भी होंगे। इनका मुख्य जो खाद्य पदार्थ है वो यव था। ऋग्वेद में यव कहा गया है जौ को, जिसे बारले कहते हैं, ये इनका मेन अनाज था। ऋग्वेद में केवल इसी अनाज की चर्चा है, चावल और गेहूं की चर्चा ऋग्वेद में नहीं मिलती। केवल यव यानी जौ की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। उसी आधार पर हम इसको यव तक कंसीडर करते हैं। आर्यों का जो सबसे प्रिय भोजन था वो यव का बना हुआ एक भोजन था, जिसका नाम था क्षीरप कोदन। क्षीरप कोदन एक्चुअली में क्या होता था, जिसमें दूध और जौ को मिला देते थे तो वो बन जाता था क्षीरप कोदन। अब आप देखिए, आप इस वर्ड को 50 बार बोलिए तो आपके मुंह से एक वर्ड निकल आएगा जिसका नाम होगा खीर। क्षीर 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 क्षीर, तो ये बन जाएगा खीर। अब क्षीर और खीर में क्या अंतर है कि दूध में चावल मिला दो तो वो बन जाती है खीर, और दूध में जौ मिला दो तो वो बन जाता है क्षीरप कोदन। तो अभी ऋग्वैदिक काल में ये क्षीरप कोदन इस्तेमाल करेंगे, और आगे चलकर इसमें चावल इस्तेमाल होने लगेगा, तब ये बन जाएगी क्या, मतलब है तो वो क्षीरप कोदन ही, लेकिन वो खीर में कन्वर्ट हो जाएगी। आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। तो खाते क्या थे? जौ खाते थे। पीते क्या थे? तो आपको याद रखना है सोमरस। इसके अलावा
मांस में तो वही है जो नॉर्मली अभी भी लोग खाते हैं, पहले भी खाते थे। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। आर्य सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, यानी आर्यों के कपड़ों के बारे में भी ऋग्वेद में चर्चा है। अधिवास यानी कमर के ऊपर पहनने वाले वस्त्र, अधोवास मतलब कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र, 19 ये पगड़ी होती थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्यों की पगड़ी को क्या कहा जाता था। और नीवी मतलब अंतः वस्त्र है, ये अंडर गारमेंट्स के लिए संभवतः ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नीवी। तो आर्यों के कपड़े क्या है, अधिवास मतलब कमर के ऊपर, अधोवास मतलब कमर के नीचे, 19 मतलब सर की पगड़ी, और नीवी मतलब अंतःवस्त्र। अब आते हैं मनोरंजन पर। तो आर्य मुख्यतः मनोरंजन के रूप में जो है वही देखिए, उस जमाने में शिकार करना, पासा खेलना, जानवरों को लड़ाना, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत आदि जो है उनका क्या है, मनोरंजन था। तो ये ऋग्वैदिक काल का आपका हो गया क्या, ऋग्वैदिक काल का सोसाइटी कंप्लीट। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो, सर आपने शिक्षा नहीं बताई। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा मौखिक होती थी। क्योंकि ये थोड़े से फैक्ट, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर रहे हैं भी प्री ओरिएंटेड, इसीलिए जो है इसमें कुछ चीज़ें आपको मेंस के हिसाब से कम लगेंगी, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो राजनीतिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब आता है आर्थिक जीवन, और उसके बाद आता है धार्मिक जीवन। तो उम्मीद है कि हम आज ही इसी लेक्चर में इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक जो लोग थे, जैसे पहले कहाँ रहते थे भैया, पहले रहते थे मध्य एशिया में। मध्य एशिया से कहाँ आ गए, तो मध्य एशिया से आपको बताया था कि ये आ गए थे सप्त सेंद्र प्रदेश, जिसे हम लोग पंजाब कहते थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि ये परमानेंट नहीं थे, ठीक है, अस्थायी रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां। तो अस्थायी रहने की वजह से इन्होंने खेती को ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो इस काल की जो अर्थव्यवस्था है वो थी निर्वाह एवं ग्रामीण। निर्वाह का मतलब होता है जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और इनका ग्रामीण स्वरूप था, जैसे गांव में लोग रहते हैं। चूंकि आर्यों का आरंभिक यानी प्रारंभिक जो जीवन है वो अस्थायी था, अतः इस काल में कृषि की अपेक्षा पशुपालन उनका अधिक महत्वपूर्ण था, पशुपालन को ज्यादा महत्व थे। इस काल में गाय, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि का पालन वो करते थे। पशुपालन में सर्वाधिक जो महत्व था वो गाय का था, और गाय शब्द की चर्चा ऋग्वेद में 176 बार आई है। ऋग्वेद की चर्चा ऋग्वेद में गाय की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार आई है, 176 बार ऋग्वेद में गाय की चर्चा की गई है। यहाँ से पहला प्रश्न देखो आपका क्या होगा कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, एग्रीकल्चर या कृषि। तो आपको चुनना है पशुपालन। पशुपालन में सबसे प्रमुख और पूज्य पशु कौन है, वो गाय है। गाय क्यों है, ये आप यहां से अंदाजा लगाइए। देखिए, गाय आर्यों के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्ति गाय के माध्यम से की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए राजा जो है, तो मैंने आपको बताया था कि गायों का प्रमुख यानी जो पशु होते थे उन पशुओं में सबसे प्रमुख गाय था, इसीलिए राजा के लिए एक वर्ड आता था गोपति। गोपति मतलब गायों का प्रमुख, गायों का मालिक। युद्ध के लिए ऋग्वेद में एक शब्द आया वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जब गाय का इतना ज्यादा महत्व था, गाय ही सबसे महत्वपूर्ण थी, पशु ही सबसे महत्वपूर्ण थे, तो इन्हीं के लिए युद्ध लड़े जाते थे। इसीलिए युद्ध के लिए एक शब्द आया ऋग्वेद में गवस्ती। ये सारे शब्द ऋग्वेद में आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए क्या शब्द आया, गवस्ती अर्थात गायों की खोज। यानी ऋग्वैदिक काल में युद्ध का एक बड़ा कारण पशु थे, ठीक है। दूरी के लिए वर्ड आया है गव्यतु। गव्यतु कहा जाता था डिस्टेंस को। दूध दोहने वाली होती थी दुहिता यानी पुत्री। तो ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहते थे, क्योंकि वो गाय का दूध निकालती थी। समय को कहते थे गोधूली। और गाय को एक सबसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय को अघन्या कहा जाता था। एग्जाम जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो ये वाला प्रश्न बहुत मिलेगा आपको। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। तो गाय को पवित्र पशु की श्रेणी में रखा गया था, इसलिए इसे अघन्या अर्थात ना मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। एक शब्द और याद रखिएगा, अतिथि को गोहन कहा जाता था। गोहन क्या कहा जाता था, गोहन, ठीक है, याद रखना। गोहन से कभी कभी गोहंता वर्ड भी आ जाता है। क्या मतलब है इसका, मान के चलिए कभी कभार कोई अतिथि आता था तो उसके सम्मान में गौवंश उसे खिलाया जाता। गौवंश से मतलब है गाय का बछड़ा या
कोई इस तरीके से, तो एक शब्द मिलता है गोहन। अतिथि को गोहन कहा जाता था, याद रखना। ये लिखा हुआ है गोहनता, गोहनता या गोहन, ठीक है। गाय के बाद आर्यों का जो दूसरा सबसे प्रमुख पशु था वो था क्या, घोड़ा। याद रखिएगा ये आर्यों का सबसे प्रिय पशु है। सबसे पूज्य कौन है, तो सबसे पूज्य है घोड़ा। सबसे प्रिय कौन है, तो वो है आपका घोड़ा। क्यों है भाई, युद्ध के लिए जाना है तो घोड़ा, शिकार के लिए जाना है तो घोड़ा, डेट पे जाना है तो घोड़ा। आप समझते होंगे जैसे कि आज हमारे जीवन में बाइक का महत्व है, आप कहीं भी जाएं तो आप स्कूटी या बाइक आप सबसे पहले निकालेंगे, वैसे ही यहाँ पर आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व था। तो गाय बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि गाय मल्टीपर्पज थी। गाय का इस्तेमाल देखिए, गाय का इस्तेमाल यहाँ पर विभिन्न चीज़ों में होता था, जैसे कि आप समझ सकते हैं, सॉरी गाय का जो उपयोग है वो किस में होता था, गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में भी होता था, गाय का उपयोग विनिमय के माध्यम, अलग अलग तरीके से गाय का उपयोग किया जाता था। तो पशु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखते थे। अब हम कृषि की बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन की तुलना में कृषि का स्थान कैसा था गौड़ था, यानी कम था। क्यों था, क्योंकि इस काल में आर्य स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, तो एग्रीकल्चर का जो महत्व है बहुत कम था। तो एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा ये लोग जानते नहीं थे या करना नहीं चाहते। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया कि यव का उल्लेख मिलता है, यानी जौ का उल्लेख हमको मिलता है। खेतों में लांगुल, लांगुल कहा जाता था, लांगल। खेतों में हल से जुताई की जाती थी एवं खाद करीस का प्रयोग किया जाता था। अब आपके लिए एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन मिल रहा है कि ऋग्वेद में हल को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में खाद को क्या कहा गया है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए प्रश्न है। और सिंचाई में मुख्यतः वर्षा का जल या तालाब या कुओं के वर्षा से जो है सिंचाई की जाती थी। तो यहाँ से एग्रीकल्चर में आपको 2-3 फैक्ट हैं। नंबर 1 जौ की खेती मुख्यतः, नंबर 2 करीस खाद का प्रयोग करते थे जैसे करीस कहते थे, और नंबर 2 है हल यानी लांगुल से जो है खेती करते थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम आपको और देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं निष्क। निष्क जो है यह गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था। 7 लड़ियां इसमें होती थी, गले में ये पहनते थे। तो ये एक तरीके से यहाँ पर क्या था, एक सोने का टुकड़ा था, और इसका इस्तेमाल कभी कभी मुद्रा के रूप में भी करते थे। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो मुद्रा के रूप में गाय का इस्तेमाल करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, निष्क का उपयोग करते थे। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैसे करते थे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए कैसे, प्लीज समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में एक वर्ड मिस है, जो मैं आपको बता देता हूँ। शायद लास्ट में लिखा होगा, कहीं पर इसके बाद लिखा होगा, ये लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर मिस ही है मुझे लगता है, कोई बात नहीं। देखिए ऋग्वैदिक काल में, एक सेकंड, ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या होता है, यानी एक हाथ दो एक हाथ लो। जैसे मान के चलिए आपके पास गेहूं ज़्यादा है, तो आप सामने वाले को देकर बदले में आप चावल ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास चावल नहीं है, यानी सामान की अदला बदली। तो यहाँ पर रुपया पैसा नहीं चलता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे गाँव में आज भी होता है, मान के चलिए हमारे यहाँ गेहूँ हुआ है और हमें चावल चाहिए, तो जिसके यहाँ चावल हुआ हम उसको गेहूँ दे के चावल ले लेंगे। ठीक है, पहले ऐसे ही होता था। तो अब मान के चलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, अब आपके पास अनाज होगा, अनाज से आप बदलोगे, दूसरा अनाज ले लोगे। अब आपके पास अनाज नहीं है, तो आपके पास क्या विकल्प है कि आप अपनी गाय को बेचकर उसके बदले अनाज ले लें, या आप घोड़े को बेचकर उसके बदले अनाज ले लें। तीसरा विकल्प आता था, जैसे कि आपने देखा होगा वर्तमान समय में भी होता है, मान के चलिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं अपने किसी सामान को गिरवी रखूँगा। तो आपने देखा होगा भारत में सोने का ज़्यादातर उपयोग इसी में होता है कि महिलाएं जो जेवर बनवाती हैं, उसमें आपने देखा होगा उस सोने का इस्तेमाल वो करती हैं इमरजेंसी के समय, जब घर पे कोई विपत्ति आती तो उसको सोनार के यहाँ गिरवी रख के उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर निष्क जो है एक सोने का आभूषण था, संभवतः गले में पहना जाने वाला ये एक हार था जिसमें 7 कड़ियाँ थी। तो जब गाय घोड़ा और कोई वस्तु नहीं होती थी, तो इस निष्क को बेचकर या निष्क को देकर वस्तुएं खरीद ली जाती थी। तो संभवतः इसका उपयोग जो है वो मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो निष्क यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है जो याद रखना है कि ये मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होता था, प्लस ये गले में पहना जाने वाला सोने का हार था। अगर हम उद्योग धंधों की बात करें,
तो यहाँ पर जो है उद्योग धंधे सीमित थे, याद रखिएगा। इस काल में जो प्रमुख उद्योग थे वो वस्त्र उद्योग, बढ़ई उद्योग, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में धातुओं में सोना, तांबा और कांसे का उल्लेख मिलता है, परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। अब ये जो धातुएं हैं लोहा और चांदी, ये हमको मिलेंगी कब? उत्तर वैदिक काल में। समझे कि नहीं समझे? तो इकोनॉमी में से क्या पढ़ना है ऋग्वैदिक काल में एग्जाम के लिए? पशुपालन, जिसमें गाय और घोड़े के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में किसकी करते थे और जो है हल को क्या कहते थे और खाद को क्या कहते थे। फिर हमने यहाँ पर बात कर ली करेंसी की, निष्ठ की, और कौन सी धातु से ऋग्वैदिक आर्य परिचित नहीं थे। तो जिसको हाईलाइट किया वो याद रखना, ऋग्वैदिक आर्य लोहे और चांदी के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो केवल और केवल लोहे के बारे में नहीं जानते थे, और लोहे और चांदी के बारे में आर्यों को पता चलेगा उत्तर वैदिक काल में। अब आते हम एक और हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 स्लाइड और आपकी हैं, जरा इसको भी समझ लो। क्या है देखिए, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इस काल में जो आर्य है, पहले इस काल के धार्मिक जीवन की जानकारी का सोर्स भी क्या है, तो ऋग्वेद है, नंबर 1। दूसरी बात है कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वो धर्म के विकास की प्रारंभिक अवस्था को इंगित करता है, मतलब रिलीजन जो है वो एक तरीके से शुरू ही हो रहा था। धर्म क्या होता है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति के जिन नियमों एवं शक्तियों को नहीं समझ पाया उनको उसने दैवीयकरण कर दिया और उनको भगवान मान लिया। जैसे मान के चलिए वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है और वो जब कंट्रोल नहीं हो रही है तो अब पता ही नहीं क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसको एक देवता मान लिया और जब बारिश हो तो बंद कर दें, ठीक है। अग्नि प्रचंड रूप ले ले तो अग्निदेव। इस तरीके से प्रकृति के जिन नियमों को लोग नहीं समझ पाए उनका वो दैवीयकरण करते गए और इस प्रकार उन्हीं के वो देवता बनते गए, ठीक है। इस अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस प्रकार ऋग्वैदिक जो धर्म है उसका जो स्वरूप है वो प्रकृतिवादी था, बिल्कुल था प्रकृतिवादी। प्रकृति के ज्यादातर देवता प्रकृति से रिलेट करते थे। यही कारण है कि इस काल में हमें वर्षा के देवता इंद्र, अग्नि के देवता अग्नि, वायु के देवता वायु आदि का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो क्या है कि इस काल के सबसे बड़े देवता कौन थे। तो जैसा कि आप सब ने पढ़ रखा है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, प्रकाश का देवता, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। तो इंद्र कौन है? इंद्र जो है वर्षा के देवता, युद्ध के देवता, किलों को तोड़ने वाले देवता हैं। ऋग्वेद में 250 बार इनकी चर्चा है, इसलिए ऋग्वैदिक काल के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरा स्थान था अग्नि का। अग्नि कौन है? यह मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान में हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सभी को जो है एक साथ भोजन नहीं करा सकते, तो हम अग्नि में हवन के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा पहले हम मंत्र पढ़ते हैं यज्ञ में, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शिवाय नमः, और उसके बाद जब हम बाकी देवताओं, क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं तो हम नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम उनके नाम से स्वाहा आप सुनते होंगे, ठीक है। पंडित जी को तो पता होता है तो वो बोल देते हैं, हमको नहीं पता तो हम बोल देते हैं भैया जो रह गए वो स्वाहा, ठीक है, पीछे वाले स्वाहा, आगे वाले स्वाहा, मतलब जितने भी देवी देवता उनको अग्नि के माध्यम से हम भोजन दे देते हैं। तो अग्नि का यहाँ पर 200 सूक्तों में प्रयोग हमको देखने को मिलता है। तो ये मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ देवता थे। अगर हम वरुण की बात करें, जिनका स्थान तीसरा था, इन्हें प्रकृति का संतुलन करता माना जाता था। जो प्रकृति से छेड़छाड़ करता था उसे ये दंड देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वरुण देवता का। क्या नाम था? वरुण, जो प्रकृति के संतुलन करता भी माने गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धौ, जो आर्यों के सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, ये आकाश के देवता थे। अश्वनी कुमार की बात करें तो ये अश्वनी कुमार को नासत्य भी कहा जाता है। इन्हें विपत्तियों का देवता कहा जाता है। अगर आप चाहें तो इन्हें चिकित्सक देवता भी कह सकते हैं। देखिए कैसे कह सकते हैं चिकित्सक देवता, ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती थी तो ये देवता आते थे। जैसे मान के चलिए किसी का पैर टूट गया तो इन्होंने याद किया अश्वनी कुमार को, वो आए, उन्होंने पैर। देखिए इसका मतलब क्या है, इन्हें क्यों माना गया है,
अगर आप इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इन्हें देवता माने, लेकिन मैं इसका वैज्ञानिक आपको प्रमाण देता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में, आर्यों की जानकारी है वेदों में। जैसे मान के चलिए कि जब ये लोग रहते थे ऋग्वैदिक आर्यन के समय, तो वहां पे एक राजा था जिसका नाम था इंद्र, बहुत शक्तिशाली। तो इंद्र ने जो जो काम किए उनकी वजह से इसको ये टाइटल दिए। जैसे कहा जाता है कि इंद्र ने जो डैम बने हुए थे, नदी को पानी को जो नदियों में रोक रखा गया था उसको तोड़कर पानी को मुक्त कर दिया था, जिसकी वजह से इसे वर्षा का देवता कहा गया। इंद्र ने नगरों को तोड़ा, बहुत ताकतवर देवता थे इसलिए उनको पुरंदर कहा गया। तो वैसे ही इस पीरियड में कई सारे जो राजा या महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने जिससे काम किया, जैसे मान के चलिए आप देखते होंगे अग्निदेव। जैसे अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो आप देखते हैं कई सारे लोग मुंह से अग्नि निकाल देते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो अग्नि में कोई एक जैकेट पहनकर निकल जाते हैं, है ना साइंस। तो वैसे ही हो सकता है ये कोई ऐसे व्यक्ति रहे हो जो उस पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में, जिन्होंने अग्नि का अच्छा खासा ज्ञान रखा हो, अग्नि पे कंट्रोल करना जानते हो, इसलिए अग्नि देवता के रूप में प्रचलित हुए हों। अगर मैं वैज्ञानिक बात करूं, वैसे ही अगर हम अश्विनी कुमार की बात करें तो आपने सुना होगा देवताओं के एक वैद्य हुआ करते थे, और वो वैद्य हैं अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार हर तरह की बीमारी में एक्सपर्ट थे, इसीलिए इन्हें विपत्तियों का देवता और डॉक्टर देवता कहा गया। मतलब कोई समस्या आ जाए तो इनको बुला लो और आप ठीक हो जाओगे। पूषण जो हैं वो पशुओं के देवता थे। किसके देवता थे? पूषण कौन थे? तो पशुओं के देवता यहाँ पर माने गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण देवता हैं, इसके अलावा कुछ देवियां भी हैं और भी कुछ देवता हैं। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पर इतना सफिशिएंट है आपके लिए। एक और देवता थे जिनका नाम था मरुत, और इन्हें कहा जाता है आंधी तूफान का देवता ऋग्वैदिक काल में। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक धर्म में, तो ऋग्वैदिक जो लोग थे वो बहुदेववाद के समर्थक थे। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, एक देवता की पूजा नहीं करते थे। ऋग्वैदिक धर्म में स्थान विशेष के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। जैसे पृथ्वी लोक के देवता, पृथ्वी लोक के देवता में अग्नि है, सोम है और पृथ्वी आते थे। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र हैं, वायु हैं और मरुत आते थे। और आकाश के देवताओं में धौ, वरुण और मित्र आते थे। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो ये आपका ऋग्वैदिक काल यहाँ पर कंप्लीट होता है। यद्यपि एक शब्द और है कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द सबसे पहले मिलता है, जिसका अर्थ होता है जहां पर आपका गौवंश रखा जाता था। आगे आपको बताऊंगा उत्तर वैदिक काल में ये क्या होता है। देखिए ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, एक बड़ा टॉपिक था, जल्दी इसे कवर करने का प्रयास किया है 1 घंटे की क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़कर वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। बोलने में जल्दी में अगर कोई शब्द इधर उधर हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद है आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आप ऐसे ही MPPSC और व्यापम की तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी MPPSC 2020 प्री का रिजल्ट आया है, मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें भी अनअकैडमी के बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है परचम लहराया है। 200 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी MPPSC 2020 प्री में यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। अभी उनका मेंस होगा तो आपको मेंस में भी रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, घर बैठे आप अनअकैडमी पर प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज यहाँ से देख सकते हैं, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, स्ट्रेटजी सेशन आपको मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा। क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं MPPSC एंड व्यापम। तो MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप मुझे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हरी सिंह राजपूत, ठीक है, और यहाँ से आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए अनअकैडमी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसका नाम होता है स्पेशल क्लास और फ्री क्लास। ये फ्री क्लास होती है और डेली होती है, इनमें बहुत सारे टॉपिक आपको फ्री में कवर करवाए जाते हैं। इनमें लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पोल के माध्यम से अपनी रैंक हजारों बच्चों में देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। हर क्लास का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे और घर बैठे जो है आप आराम से क्लासेस को ले सकते हैं। देखिए डेली 12 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पर, ये फ्री होती है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस क्लास को ले सकते हैं, जिसमें मैं अभी आपको MP करवा रहा हूँ। MPPSC T20 सीरीज होती है जिसमें 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 PM पर। इसके अलावा
अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है यूसेट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट को देते हैं और टॉप 3 में आते हैं तो आपको 50% का जो है डिस्काउंट मिलेगा 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। अगर आपकी रैंक 4 to 100 है तो आपको 25% का डिस्काउंट 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। तो ये आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप इसको टेस्ट को दे सकते हैं। MBPSC मेंस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप अपने उत्तर लेखन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। अभी हमारे कुछ नए बैच आए हैं, जैसे कि 12 जनवरी से हमारा एक 8 महीने का फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। प्री और मेंस दोनों को इसमें कवर करवाया जाएगा, साथ में इसमें आंसर राइटिंग कवर की जाएगी। टारगेट MBPSC प्रीलिम्स 2021 का एक इंपॉर्टेंट बैच 100 दिन का ये बैच है, 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसमें आप अपने प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप 16,000 रुपये में, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप 11,000 रुपये में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना है हरी10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही जो है आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए हरी10। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।